नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की साइंस की कक्षा संचालित कर रहे थे। और साइंस का हमारा एक टॉपिक परमाणु और अणु कंप्लीट हो चुका था। आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, देख रहा हूँ मैं लगातार सारे कमेंट। आपको जिस तरीके से ये क्लासेस पसंद आ रही है, आगे भी हम अपनी और इससे अच्छी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आज फिर से स्टार्ट करते हैं इसमें सेकेंड टॉपिक है आपका। सेकंड टॉपिक है जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो पढ़ने पड़ेंगे, उसके अंदर अलग अलग 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए अलग अलग 3-4 क्लासेस आएगी। इसमें फर्स्ट क्लास है आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो कि सेकंड टॉपिक का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये क्लास जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि नहीं देखी होगी ऐसी क्लास कक्षा में हाथों हाथ सब याद। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे चलते हुए आज आपके लिए ऐसी शानदार क्लास होगी कि आपको क्लास में ही सब कुछ याद होगा। बिल्कुल एकदम से आप ऐसे रोमांचित होकर के देखेंगे जैसे आप देख रहे हैं कोई वेब सीरीज या कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। बस आप क्लास को स्किप नहीं करेंगे, नहीं उसको तेज करेंगे, जिस स्पीड में चल रही है चलते रहने देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। क्या? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं वो तो होते हैं भौतिक परिवर्तन। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे भौतिक परिवर्तन की, वैसे ही वे पदार्थ जिनके केवल रासायनिक गुण बदलते हैं, जिनके रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन या संरचना, इनमें परिवर्तन आता है, वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब इनका पहचान कैसे करेंगे? पहचान ऐसे करेंगे कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें पदार्थ का आकार, रंग, आकृति, अवस्था आदि में परिवर्तन हो सकता है। आकार, रंग, आकृति, अवस्था आदि में परिवर्तन हो सकता है। आकार कैसे? जैसे बर्फ बर्फ अगर पिघलेगी तो वो पानी बन जाएगी, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया कि पहले ठोस अवस्था में थी फिर द्रव अवस्था में आ गई। पानी को आप उबाल लोगे तो वो गैस बन जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगी। इसी तरीके से आकार में परिवर्तन, जैसे आप किसी कागज को फाड़ के टुकड़े कर दिए तो उसके आकार में पहले वो इतना बड़ा था अब इतना सा हो गया, तो आकार में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन, जैसे आप किसी चीज को गर्म करते तो गर्म करते वो हो जाती है एकदम लाल, रक्त तप्त हो जाती है वो गर्म करके, और ठंडे करते अगर वो वापस अपनी शेप में आ गई, अपनी स्थिति में पहले जैसी स्थिति में आ जाती है, तो वो तो आएंगे भौतिक परिवर्तन में। और ये प्रक्रिया सामान्यतः उत्क्रमणीय होती है। अब ये उत्क्रमणीय क्या होता है इसको हम देखेंगे आगे, बस आप इतना समझ लो। उत्क्रमणीय ऐसे होता है कि जैसे बर्फ से पानी बन सकता है, तो उल्टा पानी से वापस बर्फ भी जमाई जा सकती है। बर्फ को पिघल करके अगर पानी बन सकता है तो पानी को वापस जमा देंगे तो वो बर्फ बन जाएगी। ये होता है आपका उत्क्रमणीय। और अगर कोई चीज़ है, जैसे कि दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया और वो दही वापस से दूध नहीं बन सकता, तो ये होती है अनुत्क्रमणीय, यानी कि वापस रिवर्स रिवर्स नहीं होती। उत्क्रमणीय मतलब ये तो हो गया रिवर्सेबल। ये तो हो गया रिवर्सेबल और अनुत्क्रमणीय हो गया इरिवर्सेबल। तो हम पढ़ रहे थे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का हमने क्या देखा कि वैसे ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुण बदलते हो, इसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें यह प्रक्रिया ये सामान्यतः उत्क्रमणीय होती है। और इसमें क्या होता है कि आकार, रंग, आकृति या अवस्था का आदि का परिवर्तन हो सकता है। ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में इससे जस्ट उल्टी बातें देख लो आप, कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में उसकी रासायनिक संगठन और संरचना इसमें बदल जाती है। रासायनिक संगठन और संरचना बदल जाती है। अब जब रासायनिक संगठन बदल जाएगा तो हमारे पास सीधी सी बात है कि नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। और ये प्रक्रिया हमेशा क्या होती है? इरिवर्सिबल, यानी कि अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का कैसे? कि जैसे दूध से दही बन गया, दूध से अगर दही बन गया एक बार, तो दही से आप कुछ भी कर लो, किसी भी प्रोसेस से आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये होती है अनुत्क्रमणीय, यानी कि रिवर्स नहीं कर सकते इसको। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। आगे हम इस चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। उदाहरणों को आपको सबसे मेन, इसमें ये जो डेफिनेशंस आपने देखी ये केवल अंतर समझने के लिए थी। आज की पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समझने पे बेस्ड है। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, न कुछ आपको याद करना, सिर्फ समझना है। आप इसको समझते जाओगे तो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट कर दोगे। समझना कैसे? कि भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या होते हैं।
सीधे से आपको दे दिए जाएंगे एग्जाम्पल और पूछ लिया जाएगा ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे। बस आप एग्जाम्पल को आप समझ गए एक बार में, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल को सीधे सीधे समझ जाते हो तो उनको छाट सकते हो कि कौन सा भौतिक परिवर्तन हो रहा है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन। इसमें मैंने आपके यहाँ पे एनसीईआरटी और आरबीएसई और जितनी भी आपकी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल प्रचलित चल रहे हैं आज अब तक जो पूछे जा चुके, वो सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। आपको कहीं कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। इन एग्जाम्पलों को भी आप समझ जाते हो तो उम्मीद है कि क्वेश्चन लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। इस पूरे चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा दिए। वो पीडीएफ या तो आपको मिल चुकी होगी, नहीं तो वो पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो वो सुधरवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अब टाइपिंग मिस्टेक को सुधरवाते आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पर ये क्लास आप बिना पीडीएफ के भी देख सकते हैं। ये क्लास आपको यहीं की यहीं याद हो जाएगी। भौतिक परिवर्तन कैसे कि कागज का फटना या नोट का फटना। अगर आप कागज को फाड़ देते हैं, एक पूरा कागज था, पहले पूरा कागज था उसको फाड़ दिए, फाड़ने के बाद में भी क्या रहा वो रहेगा तो कागज ही। ये नोट है, नोट को आप फाड़ देते हो तो फटने के बाद भी वो क्या रहेगा, नोट। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। फिर कांच का टूटना, एक पूरा कांच था, कांच का ग्लास था, ये कांच का कप था, वो आपसे छूट के गिर गया, टूट गया। टूट के जो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, टुकड़े होने के बाद में भी रहेगा तो वो कांच ही। जब पहले पूरा ग्लास था तब भी वो कांच था, टूटने के बाद में भी कांच है। अब इसमें क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। ये सिर्फ भौतिक रूप से उसकी संरचना बदली, टूट के टुकड़े हो गए। फिर आप देखेंगे बर्फ का पिघलना और पानी से बर्फ बनना, पानी से वाष्प बनना, ये सारे परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन होंगे। चाहे आपके पास में बर्फ से आपके पास में या तो बन जाए पानी, या पानी से आपके पास में बन जाए वाष्प, या वाष्प से आपको वापस ठंडी होकर के ये बन जाए पानी वापस, या फिर पानी से वापस जम करके बन जाए बर्फ। ये सारी प्रक्रिया, पूरा प्रक्रम, ये सब भौतिक परिवर्तन होगा। चाहे बर्फ से पानी बने, पानी से वाष्प, वाष्प से पानी, या पानी से वापस बर्फ, ये पूरा प्रक्रम क्या होगा, ये होगा आपके पास में भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा आप देखेंगे भाप से जल, जल से बर्फ, ये किसी भी तरीके से बने ये हमेशा भौतिक परिवर्तन में आएंगे, क्योंकि इसमें इसकी संरचना नहीं बदल रही, इसको वापस रिवर्स भी किया जा सकता है। इसमें केवल आकार, आकृति, अवस्था, केवल इसी का परिवर्तन हो रहा है, नई कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही आपके पास में। फिर नमक या शक्कर का जल में घुलना, एक गिलास पानी है उसमें आप शक्कर को घोल दोगे या नमक को घोल दोगे, और आप सोचोगे कि रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं। अगर आप उस पानी को वापस उबाल दोगे, आप उसको पानी को एक कढ़ाई में या भगोनी में लेकर के आप उसको जब वापस उबालोगे, तो उबालने के बाद पानी तो उबलता हो जाएगा, और उसमें जो नमक के कण थे, मान लो आपने खूब सारा नमक उसमें डाला, वो नमक के कण उसमें नीचे ही रह जाएंगे, आखिर तक वो नमक के कण या शक्कर के कण उसमें चाशनी बन के किसी भी तरीके से वो लास्ट तक रहेंगे, सिर्फ पानी पानी उड़ जाएगा उसमें से। तो ये हमें वापस प्राप्त हो सकता है। नमक और शक्कर को अगर आप जल में घोल दोगे तो वापस से जल को हटा करके नमक और शक्कर वापस से प्राप्त की जा सकती है, मतलब विधियों के द्वारा आप इसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। यानी कि नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, शक्कर का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है। फिर घी का, सोने का या मोम का पिघलना। घी है, घी को अगर आप पिघला देते हो, सर्दियों में घी जमा हुआ होता है, उसको आप गर्म करोगे वो घी पिघल जाएगा, पिघलने के बाद भी वो रहेगा घी, चाहे वो जमा हुआ है चाहे पिघला हुआ है, रहेगा वो घी। तो इसलिए वो हो गया भौतिक परिवर्तन। सोना है, सोने को आप किसी भी रूप में, किसी भी शेप में, चाहे उसकी अंगूठी बनाओ, चाहे सोने के बिस्कुट रखो, चाहे सोने को पीट करके उसके पतले चद्दर बना दो, लंबा कागज बना दो, तार बना दो, कुछ भी बना दो, रहेगा वो सोना। तो सोना हमेशा किसी भी तरीके से पीट करके, बना के, गला के, उसकी केवल शेप में परिवर्तन, उसकी आकृति में परिवर्तन किया जा रहा है, रहेगा वो हमेशा सोना। तो इसलिए वो क्या आएगा, भौतिक परिवर्तन। इसी तरीके से मोम का पिघलना, मोम को आप आग के पास में लेके जाओ, मोम का पिघलना, मोम का जलना नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है आपको, स्टार लगा लेना यहाँ पे, मोम का पिघलना। एक मोमबत्ती वो जल रही है, जलने के साथ साथ में उसमें कुछ मोम साइड में पिघल करके नीचे टपकती रहती है, आपने देखा होगा मोमबत्ती को, कुछ उसकी दीवारों से होते होते वो मोम धीरे धीरे नीचे टपकती रहती है। तो उस टाइम क्या हो रहा है, वो मोम पिघल रही है। या फिर आप मोम को किसी गर्म चीज के पास लेके जाएंगे तो वो टपकने लग जाएगी, वो मोम पिघल रही होती है। तो वो जो मोम पिघल रही है, वो पिघलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि जब वो ठंडी होगी तो वो वापस जम करके वापस से मोम बन जाएगी, जितनी मोम थी उतनी ही बन जाएगी, जितनी आपने पिघलाई उतनी बन जाएगी। तो सिर्फ मोम का पिघलना, ये है आपके पास में भौतिक परिवर्तन। यही हम आगे बात करेंगे, मोम का जलना। जब मोम जल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, वो कैसे होगा उसको आगे देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं मोम का पिघलना। आगे हम देखेंगे ब्लेड या लोहे के टुकड़े को गर्म करने पर उसका लाल होना। जैसे कि ब्लेड है या फिर कोई लोहे का टुकड़ा है या लोहे का चिमटा, उसको आप जैसे आग में बहुत देर तक उसको आप तपाओगे, बहुत देर तक अगर आप उसको बहुत तेज आग में उसको तपाए रखोगे तो वो एकदम से
आग की तरह बिल्कुल लाल कलर का हो जाएगा, एकदम लाल। तो वो जो रक्त तप्त लाल हो जाएगा लोहा या फिर ब्लेड, तो उसका कलर चेंज हो गया। पहले वो लोहे वाला कलर था, अब उसका कलर कैसा हो गया, लाल। तो यहाँ कलर तो चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज होने के बावजूद ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब आप उसको आग से वापस बाहर निकालोगे वो ठंडा होगा, वापस से अपने कलर में आ जाएगा। इसलिए ब्लेड या लोहे के टुकड़े को गर्म करने पर, गर्म करने की वजह से उसका रंग चेंज हुआ है। आप जब ठंडा कर दोगे तब वापस से वही प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया एक भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ कोई नई चीज प्राप्त नहीं हो रही है हमारे पास में, और उसको वापस से उसी प्रोसेस में लाया जा सकता है। तो इसलिए ये हो गए भौतिक परिवर्तन, ब्लेड या लोहे का लाल होना, या घी सोना मोम का पिघलना। इसके बाद में बल्ब का जलना चमकना, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो बल्ब को जैसे लाइट ऑन की तो बल्ब जला, बल्ब जला, लाइट बंद कर दी, बल्ब वापस बुझ गया। तो ये जो बल्ब जल करके बुझा, इस प्रोसेस में आपके पास में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, रासायनिक रूप से कोई अभिक्रिया नहीं हुई, रासायनिक रूप से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ एक भौतिक परिवर्तन है। इन एग्जाम्पलों को आप डायरेक्ट केवल एक बार रीडिंग भी लगा लोगे, एग्जाम्पल आपको सीधे के सीधे याद हो जाएंगे। ये अगर आपको एग्जाम में कहीं भी दिखते हैं तो आप सीधे अंतर बता सकते हैं कि ये भौतिक है, ये रासायनिक है। बल्ब का जलना या चमकना। आगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जैसे एक व्हाइट कलर की लाइट, उसको अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो प्रिज्म से गुजारने के बाद में वो अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं इंद्रधनुष या रेनबो, रेनबो में जिस तरीके से हमें 7 अलग अलग कलर दिखते हैं, उसी तरीके से वही घटना आपकी कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण यानी कलर, विक्षेपण यानी उसको अलग अलग करना। जब एक सफेद प्रकाश को आप किसी प्रिज्म से गुजार रहे हैं या फिर रेनबो की तरह जब देख रहे हैं, तो वो अलग 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 उसके अंदर जो सारे कलर मिक्स होते हैं वो अलग होकर के हमारे पास में दिखते हैं। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें आपके पास में बदला कुछ भी नहीं है, था पहले भी वो वही प्रकाश, बाद में भी वही प्रकाश था, बस हमें दिख अलग अलग रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। इसी तरीके से पेड़ को काटना। कोई पेड़ है उसको काट दिया तो उसमें कुछ नहीं बदला, पेड़ को काटने के बाद भी वो पेड़ ही रहेगा, चाहे सूख जाएगा रहेगा पेड़, कोई लोहा नहीं बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पेड़ को काटना या फल सब्जी को काटना, एप्पल काट रहे हो, कोई सा भी फल काट रहे हो, फल को सब्जी को काटना, ये सब आपके पास में किस में आएंगे, भौतिक परिवर्तन में। जबकि सब्जी पकाना, सब्जी उबालना, सब्जी को गर्म करना, ये सब हो जाएंगे रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें रासायनिक रूप से अभिक्रियाओं में कुछ चेंजेस होगा। इसलिए सिर्फ आपको एग्जाम्पलों पे नोट करना है कि सब्जी को काटना या फलों को काटना या कुछ भी कागज को फाड़ना, ये सब किस में आएंगे, भौतिक परिवर्तन में। इसके अलावा हम देखेंगे धातुओं को पीट करके उनकी पतली चादर बनाना। मैंने बताया जैसे सोने को आप पीट करके या लोहे को पीट के या एल्यूमिनियम को पीट के एक लंबी चादर बनाई जा सकती है। एल्यूमिनियम के आपने देखे होंगे वो चादरें जो बनती है वो एल्यूमिनियम को पीट करके, और सोने के भी आपने देखे होंगे, सोने की भी कई चीज़ें बनाई जा सकती है। बिल्कुल केवल 1 ग्राम सोने को भी पीट करके इतना बड़ा, कम से कम इतना बड़ा कागज बनाया जा सकता है उसको पीट करके। ये होती है उसमें धातुओं की तन्यता वाला गुण होता है। तो धातुओं को पीट करके उनकी पतली चादर बनाना, पीट करके हमने पतला किया है, पतला करने की वजह से वो केवल उसकी उसकी संरचना में चेंज हुआ है, कैसे, उसको वो पतला हो गया। उसमें पतला होने के बाद में होगा क्या, केवल ये भौतिक परिवर्तन, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सोने से चांदी नहीं बन गई, रहा ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। आगे देखेंगे नौसादर, कपूर या आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई चीज ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चली जाए। यहाँ पे हमने देखा था कि बर्फ, पानी, वाष्प, बर्फ को आप पिघलाएंगे तो ये बन जाएगा पानी, पानी को पिघलाएंगे और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा वाष्प। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ से ठोस अवस्था से, ये तो था ठोस अवस्था और ये हो गया आपकी गैस अवस्था। कुछ चीज़ें होती है जो ठोस अवस्था से सीधे के सीधे गैस अवस्था में आ सकती है, बिना द्रवावस्था में आए हुए, सीधे ठोस से सीधे गैस जो अवस्था में आ जाती है उस गुण को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसमें एक होता है जैसे कपूर, कपूर आपने देखी होगी, कपूर जो जैसे मंदिर वगैरह में जलाते हैं, व्हाइट कलर की जो कपूर होती है, उसको अगर आप माचिस से जलाते हैं तो जलाते वो सीधे आग बनेगा और वो बिना पिघले सीधे, पहले ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था से वो पिघल के द्रव में नहीं होगा, सीधे के सीधे गैस बन के वो पूरा खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये जो कपूर होती है इसमें क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में जाने वाला गुण होता है और ये गुण कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तो जो नौसादर, कपूर या आयोडीन, इनमें जो ऊर्ध्वपातन वाला गुण होता है ये भी किसमें आएंगे, भौतिक परिवर्तन में। इनको जलाना एक तरह से, ये जो इनका ऊर्ध्वपातन वाला जो गुण है, ये ऊर्ध्वपातन वाला गुण ये कहलाएगा भौतिक परिवर्तन में। फिर गेहूं, मक्का आदि को पीसना, गेहूं को पीस करके आपने उसका आटा बना दिया या मक्के को पीस के उसका आटा बना दिया, तो वो पीस करके उसके टुकड़े किए, गेहूं को पीसा या मक्के को पीसा, ये उसके टुकड़े किए, बारीक चूर्ण कर दिया। किसी भी चीज को तोड़ना, काटना, पीटना या चूर्ण चूर्ण करना, उसको दबाना, मरोड़ना, फाड़ना, ये सारे गुण किस में कहलाएंगे, ये सब आएंगे भौतिक परिवर्तन में। तो गेहूं या मक्का को पीस करके आपने जो आटा बनाया ये भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन में। केवल यहाँ पे पीसना, गेहूं को पीसना भौतिक परिवर्तन में। आगे हम रासायनिक परिवर्तन में भी इनकी जस्ट अपोजिट चीजें बात करेंगे।
फिर हम देखेंगे क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे हमें नमक प्राप्त होता है, नमक जब बनता है तो क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है। कैसे बनता है? जैसे कि सामर झील में नमक बन रहा है वहां से, तो वो पहले तो लिक्विड फॉर्म में पानी के अंदर होता है, पानी में घुला हुआ होता है नमक। उसके बाद में जब पानी को उबाल के सुखा के इस तरीके से अलग करके जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया करके उसमें जब नमक प्राप्त किया जाता है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त होता है। क्रिस्टल कैसे? टुकड़े। क्रिस्टल को आप मान सकते हो, आपने देखा होगा मिश्री, मिश्री या शक्कर के दाने, या फिर आपने नमक का तो गुटला नहीं देखा होगा, नमक का जो डला ये पूरा जो आता है वो आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे पास में वो पिस करके बिल्कुल बारीक फॉर्म में आता है। लेकिन मिश्री हमने देखी होगी टुकड़ा। इस तरीके से क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। तो नमक के, फिटकरी के या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल बनाए जा रहे हैं, ये क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण। तो ये जैसे नमक के क्रिस्टल बनाना, ये होती है क्रिस्टलीकरण। और ये क्रिस्टलीकरण क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। ये सिर्फ हमने क्या है, जैसे पानी के अंदर जो नमक घुला हुआ था उसमें से पानी उड़ा करके और सिर्फ नमक के क्रिस्टल प्राप्त कर लिए, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त कर लिए, तो ये कहलाएंगे आपके। ये प्रोसेस जो क्रिस्टलीकरण की प्रोसेस है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। लोहे से चुंबक बनाना। लोहे से चुंबक बनाना, कोई भी लोहे का टुकड़ा है उससे आप चुंबक बना सकते हैं। एक उसमें विशेष दिशा में इलेक्ट्रॉन का मतलब जो एक विशेष दिशा में अगर उसमें अलाइनमेंट हो जाएगा तो उससे वो चुंबक बन सकती है, उसमें वो चुंबक का गुण प्रदर्शित किया जा सकता है। तो लोहे से जो चुंबक बनाई गई है वो चुंबक बनाना, वो एक भौतिक परिवर्तन है। आप इसको ध्यान रखेंगे, आपके पास में ये आ सकता है और आपको ये लगेगा कि लोहे से चुंबक बन रही है, कोई नई चीज बन गई। तो नई चीज बन गई तो ये रासायनिक परिवर्तन में आप इसको लगा देंगे, लेकिन नहीं, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। ये सब हम अभी तक भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो लोहे से जो चुंबक बन रही है, लोहे से चुंबक बनाना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जब चुंबक को आप वापस गर्म करोगे या पीटोगे, उसको मारोगे, तो वो चुंबक से वापस लोहा बन सकता है। तो लोहे से चुंबक बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। इसी तरीके से स्प्रिंग की आकृति में बदलाव। स्प्रिंग देखिए आपने, पेन के जो खटके वाले पेन आते हैं उसमें स्प्रिंग होती है, बहुत सारी चीज में, शोकर, गाड़ी के शोकर, वो सब स्प्रिंग, स्प्रिंग नुमा आकृति। ये जो स्प्रिंग होती है, इस स्प्रिंग को अगर आप खींच दोगे, खींच करके आप इसको कर दोगे लंबी, तो भी ये स्प्रिंग रहेगी। या इसको दबा दोगे तो भी रहेगी ये स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, स्प्रिंग की आकृति में अगर बदलाव होगा तो भी वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। इसी तरीके से हम देखेंगे चौक के छोटे छोटे टुकड़े करके चूर्ण बनाना। मैंने बताया जैसे आटे को पीसना, मतलब गेहूं को पीस के आटा बनाना, उसी तरीके से चौक के छोटे छोटे टुकड़े करके चूर्ण बनाना, ये भी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। इसी तरीके से एक और है, गर्म करने पर प्लेटिनम के तार का चमकना। प्लेटिनम का कोई तार होता है, प्लेटिनम एक धातु होती है, जैसे कि सोना चांदी, वैसे ही इनसे भी महंगी एक धातु होती है प्लेटिनम, जो कि चांदी की तरह होती है, लेकिन बिल्कुल एकदम चमकीली होती है। इसका कलर वो नहीं होता, चांदी की तरह काला नहीं होता, ये एकदम बिल्कुल चांदी की तरह होती है, बिल्कुल सफेद, और बहुत महंगी धातु होती है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का कोई तार है, उसको अगर गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पे जो वो चमक प्रदान कर रहा है, वो चमक, जैसे बल्ब का जलना था, बल्ब का जलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। या ब्लेड को गर्म करने पे उसका लाल होना, वो भी क्या था? भौतिक परिवर्तन। इसी तरीके से प्लेटिनम के तार को गर्म करने पर चमकना, ये भी क्या होएगा? भौतिक परिवर्तन। इस तरीके से हमने देखे भौतिक परिवर्तन के अलग अलग एग्जाम्पल। तो ये सारे एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए तो बाकी बचे हुए एग्जाम्पल आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो सब है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, तो चेंजेस होगा उसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, अब जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आप समझ जाओगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जंग क्यों लग रहा है, किस प्रोसेस से लग रहा है, उसमें क्या क्या चीज काम आ रही है। ये जंग को आप रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में आप उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसमें अलग भी क्वेश्चन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन अगर आपको सारे समझ चुके हैं तो हम चलेंगे आगे रासायनिक परिवर्तन पे। अब रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल कैसे? कि भोजन का पाचन, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन हो रहा है, वो अलग अलग एंजाइम उसमें जाकर के मिल रहे हैं, एंजाइम जाने के बाद में उसमें जीवाणु भी मिल रहे हैं, और हमारे अंदर जो पाचक रस रस निकल रहे हैं, उन सबके मिलने के कारण जो भोजन का पाचन हो रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर ही उसमें अभिक्रियाएं होती है। अभिक्रिया होने के बाद में भोजन अलग अलग काइल काइम अलग अलग टुकड़ों में टूट करके अलग अलग तरीके से उसका पाचन होता है। वो एक पूरी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस भी हम देखेंगे आगे बायो वाले चैप्टर में। तो ये जो भोजन का पाचन होता है, ये पाचन क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन होने के बाद में उससे वापस भोजन नहीं बन सकता, तो भोजन का पाचन है रासायनिक परिवर्तन। फिर फलों का पकना, फल है, कच्चे फल जब पेड़ पे लगे लगे आप पक रहे, पकने के बाद में कुछ टाइम बाद में वो अगर उनको फिर भी नहीं तोड़े तो वो सड़ भी जाते हैं। तो फलों का पकना या सड़ना, या हमारे घर पे भी हम फल ला चुके होते हैं और उनको अगर खाए नहीं, थोड़े दिनों बाद में वो सड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिएक्शन होती रहती है वातावरण से, अन्य चीज़ों से। तो वो फलों का पकना या सड़ना, ये सब हो गए रासायनिक परिवर्तन। फिर अंगूरों का किण्वन, किण्वन एक प्रोसेस होती है जिससे
बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे किण्वन की प्रोसेस से दारू बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, अंगूरों से वाइन बनाई जाती है, किण्वन की प्रोसेस से शराब दारू बनाई जाती है, और भी अंगूरों के किण्वन से किशमिश वगैरह बनाई जाती है। किण्वन से जैसे कि दूध से दही बनना भी एक किण्वन वाली प्रोसेस होती है, खमीर उठना, पनीर बनाना, अलग अलग चीज में एक प्रोसेस होती है जिसमें सूक्ष्म जीव, किण्वन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से वायु की अनुपस्थिति, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, सिर्फ सूक्ष्म जीव चाहिए होते हैं, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से इनकी प्रोसेस करके और इससे कोई नई चीज बना ली जाती है, वो प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। तो आपको प्रक्रिया नहीं पढ़नी, यहाँ पे आपको समझना है कि अंगूरों का किण्वन या किण्वन, किसी भी चीज का किण्वन आपसे पूछ लिया जाए तो वो होती है रासायनिक प्रक्रिया, मतलब रासायनिक परिवर्तन। अंगूरों का किण्वन, ये किण्वन की प्रोसेस, ये सब हो गया रासायनिक परिवर्तन। ये दूध से दही जमना, दूध से दही जमना क्या होता है कि दूध के अंदर हम एक जीवाणु डालते हैं, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, लेक्टोबेसिलस। लेक्टोबेसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं। लेक्टोबेसिलस नाम का जीवाणु अगर दूध में डालते हैं, जैसे हम जो बोलते हैं दूध में जावन लगा रहे हैं, वो जावन जो लगाते हैं उसमें असल में क्या होता है, लेक्टोबेसिलस नाम का जीवाणु होता है। वो डालेंगे जब पूरे दूध में, तब उससे दूध से दही, अगले दिन तक वो पूरे दही पूरे दूध में फैल जाता है और वो बन जाता है वो दही। दही से फिर हम थोड़ा सी मात्रा में हम वापस जावन निकालते हैं, तो उस जावन में क्या होता है, असल में ये होता है लेक्टोबेसिलस, ये जमाने के लिए ये कारक होता है। तो हम जब ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है हमारे पास में, तो दूध से दही इसी तरीके से बनाया जाता है। बिना जावन लगाए आप दही कैसे बनाएंगे, ये बैक्टीरिया आपके पास में नहीं होगा तो दूध से दही नहीं बनेगा। इस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। तो दूध से दही जमना, ये प्रोसेस हो जाएगी रासायनिक परिवर्तन। फिर है मैग्नीशियम के फीते का जलना। मैग्नीशियम के फीते को जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे, क्योंकि इसका आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में पूरा सचित्र वर्णन किया हुआ है और इसके आधार पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस पर स्टार लगा लेना कि मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। और आगे हम इसको बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे। फिर कोयला, लकड़ी, पत्तियों का बना हुआ कोई भी चीज या फिर कागज का जलना, किसी भी चीज को आप जला दोगे तो सबसे पहली बात तो जलाने के लिए आवश्यक होती है आपके पास में ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस होती है, वो जलाने के लिए आवश्यक होती है कि ऑक्सीजन गैस होगी तब वो चीज़ें जलेगी। और फिर जैसे कोयला, लकड़ी या पत्तियां या कागज, किसी भी चीज़ को आप जला रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहे हैं, या उसमें कार्बन बन रहा है या कुछ भी चीज़ बन रही है, तो पर उसमें पूरा चेंजेज हो रहा है, रासायनिक रूप से आप उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए ये सब क्या हो गए, कोयले का जलाना, लकड़ी का जलाना, पत्तियों का जलाना, कागज का जलाना, या किसी भी चीज़ को जलाना हो गया। जला करके आप उसमें एक अलग चीज़ बन जाएगी, जैसे कोयले से इनसे राख बन जाएगी, राख वगैरह जो बनेगी, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ये किसी भी चीज़ से अभिक्रिया करके ये जो चेंजेस हो रहा है, ये कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि कोयले का जलना है रासायनिक परिवर्तन, कागज का, लकड़ी का, किसी का भी जलना रासायनिक परिवर्तन, मैग्नीशियम के फीते का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन, अंगूरों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन। आपको किण्वन नहीं भी पता, लेकिन आपको ये पता है कि किण्वन प्रोसेस है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, भोजन का पाचन, ये सब रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। आगे और एग्जाम्पल देखेंगे कि फटाकों का विस्फोट, फटाके जो जल रहे हैं दिवाली में, जो फटाके जला रहे हैं, वो उनके अंदर जैसे सोडियम, फास्फोरस, ये जो भी चीज़ आपको मिलाई जाती है, उनके अंदर आपस में अभिक्रिया होती है, तब जाकर के फटाके फूटते हैं, या फिर कोई कलर देते हैं। वो कलर देते हैं जो फास्फोरस के कारण वो कलर होता है। वो कलर वालर आपको इतना ध्यान नहीं देना, सिर्फ ये ध्यान देना है कि फटाकों का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। फिर भोजन सामग्री का बासी होकर के दुर्गंध आना, यानी कि भोजन जो कुछ समय तक रखा रह जाता है, 1-2 दिन, तो उसके बाद में वो सड़ जाता है, तो वो जो सड़ जाता है वो क्या होगा, दुर्गंध आने लग जाएगी उसमें और वो खराब हो जाएगा, दुर्गंध आने लग जाएगी और खराब हो जाएगा। भोजन का सड़ना, ये क्या चीज़ है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है। इस भोजन सामग्री को सड़ने में एक सबसे ज़्यादा, इसमें भी ऑक्सीजन गैस काम में होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, चीज़ों का ऑक्सीकरण हो जाता है, और उससे बचाने के लिए हम उसे आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। एक विकृत गंधिता, हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे विकृत गंधिता, जिसमें काम आएगा भोजन की सामग्री का बासी होना, ये इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं। तो स्टार्च, यानी कि आलू पर आयोडीन की बूंदे डालने से उसका रंग बैंगनी होना। स्टार्च एक परीक्षण होता है, स्टार्च परीक्षण, आपकी बुक में ऐसा कैसा दिया हुआ है कि स्टार्च परीक्षण क्या होता है कि स्टार्च पर आयोडीन की बूंदे डालते हैं, आयोडीन की बूंदे डालेंगे और उससे क्या होगा, स्टार्च का रंग, उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। अब आलू के अंदर स्टार्च होता है, बहुत अधिक मात्रा में आलू के अंदर स्टार्च होता है, इसलिए इस परीक्षण में हम कॉमनली आलू ही लेते हैं, आलू का एक टुकड़ा लेते हैं, उसके ऊपर आयोडीन की बूंदे डालते हैं। किसकी, आयोडीन की, आयोडीन की बूंदे डालेंगे स्टार्च यानी कि आलू के टुकड़े पर, तो वो वहां से क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का। ये रंग भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा रंग हो रहा है, बैंगनी रंग।
ये परीक्षण स्टार्च परीक्षण होता है और आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्च परीक्षण या स्टार्च या आलू पर आयोडीन की जो बूंदे डाली गई उससे जो बैंगनी रंग प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इन्होंने अभिक्रिया की है। फिर आगे देखेंगे हम मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस पर ध्यान देना है कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर जल रही है, आपने मोमबत्ती को जला दिया, वो जल करके मोम मोम जल करके हवा में उड़ रहा है, तो वो चीज वो रासायनिक रूप से चेंज हो रहा है उसका। जबकि मोम का पिघलना, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। आपके पास एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछा जा चुका है, अनगिनत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो जलना और पिघलना आपको अलग अलग ध्यान देना है। और आपसे सीधे सीधे पूछ ले मोमबत्ती का जलना क्या है, और भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन आपके पास ऑप्शन में हो कि भौतिक भी है और रासायनिक भी है, तो आपको दोनों करने हैं, भौतिक प्लस रासायनिक। क्योंकि मोमबत्ती को जलाने पे वो जल तो रही है, लेकिन साथ में वो उसमें से मोम कुछ पिघल भी रही है, इसलिए भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फिर मेहंदी का रचना एक रासायनिक परिवर्तन है। आप सोचते हैं कि मेहंदी रच रही है, क्यों रच रही है? उसके लोग अलग अलग लॉजिक देते हैं कि मेहंदी इसकी ज़्यादा मेहंदी रची है तो इसका रीजन ये है, इसकी कम रची है तो इसका रीजन ये। फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, तो उसमें वो सारी बातें तो एक तरफ है, लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें वो बात नहीं देनी। हमें बताना है कि मेहंदी का रचना एक रासायनिक परिवर्तन है। और मेहंदी क्यों रचती है? जैसे दूध से दही बन रहा है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, ऐसे मेहंदी जो रच रही है वो हो रही है उसमें एक लासोन, लासोन नाम का कण होता है, ये इसके कारण मेहंदी रचती है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेहंदी का रंग किसके कारण होता है? लासोन के कारण। मेहंदी में क्या क्या होते हैं? मेहंदी में होते हैं क्विनोन, नेफ्टोक्विनोन और लासोन। ये तीन तरीके के होते हैं, जिसमें आपको लासोन का ध्यान रखना है, क्योंकि लासोन मेहंदी रचने और रंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ठीक है। लासोन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है या फिर हवा से, वायु से जब क्रिया करती है, तब वो रच के उसका कलर हो जाता है लाल कलर, जो उसका निकलता है मेहंदी का। मेहंदी रचने के बाद में जो कलर देती है वो लासोन के कारण देती है। ठीक है। और मेहंदी का रचना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जब वो अभिक्रिया करेगी, जैसे धूप से या फिर वायु से, जब वो अभिक्रिया करेगी तो उसका मेहंदी का रंग वो रचती है, और उसमें ये कण होता है लासोन, जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी है उसके रचने के कारण। फिर आगे देखेंगे हम ओजोन परत में सूर्य के द्वारा आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का जो गुण होता है। ओजोन परत जो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन की परत है, वो क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके वो ऑक्सीजन में परिणत होती है, मतलब ऑक्सीजन में टूटती है। ओजोन का सूत्र होता है O3, और वो जो पराबैंगनी किरणें इसके ऊपर आके गिर रही होती है, तो ये एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस इसमें टूट रही होती है। ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन का कण और ऑक्सीजन गैस में टूट रही होती है। और ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है आपके रासायनिक परिवर्तन। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ओजोन के द्वारा सूर्य पे आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण ओजोन जो उसको अवशोषित कर लेती है और फिर ऑक्सीजन में परिणत होती है, ये क्या कहलाती है? ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है? ओजोन का अपघटन होता है। आगे देखेंगे कि प्रकाश का संश्लेषण, जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण बनाते हैं। अब उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे लेते हैं, हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको वातावरण से प्राप्त हो जाता है। फिर हम जैसे पेड़ पौधों को पानी डालते हैं तो वो होता है जल, H2O। और फिर वो सूर्य से, उनकी जब सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, ये जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है, इन सब से अभिक्रिया करके आखिर में आपके पास बनता है ये C6H12O6, ये कहलाता है आपके ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब ये उनका भोजन, उनका भोजन का निर्माण होता है। और किस तरीके से होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश मिलता है आपस में, तो उनके पास में उनका ग्लूकोज बनता है। ये जो पूरी प्रोसेस हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों का जुड़ना, ये क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। सीधी सी बात है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखी हुई है, तो जिनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है वो तो सब रासायनिक परिवर्तन ही है। ये समीकरण है रासायनिक समीकरण, और समीकरण के रूप में अगर इसको लिखा जा पा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन। फिर है ईंधन का जलना। कोई से भी ईंधन का, मैंने बता दिया, कोयले का जलना या किसी भी चीज का जलना, ईंधन का जलना, पेट्रोल का जलना, पेट्रोलियम गैस का दहन, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए रासायनिक परिवर्तन। फिर हमने बताया था आटे को पीसना, आटे को पीस के बारीक टुकड़े करके जो उसका आटा, गेहूं को पीस के जो आटा बनाया गया,
वो तो क्या हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन उस आटे से बाद में आपने रोटियां बना ली, तो रोटियां बना ली तो आटा लगाया, उसमें नमक भी मिलाया, उसको रोटी को सेका भी सही, सेकने के बाद में उसमें ऊष्मा दी, ताप दिया, ताप देने के बाद में उसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ अणु जले भी सही, जल करके वो जो कार्बन भी आया, वो सब पूरी प्रोसेस होकर के जो रोटी बनी, सिक करके जो रोटी बन के आई है, वो क्या हो गया आपके पास में रासायनिक परिवर्तन। गेहूं से आटा बनाना तो भौतिक परिवर्तन था, लेकिन आटे से रोटी बनाना या ब्रेड बनाना, या फिर आप जो जैसे छोले कुलचे खाते हैं तो वो कुलचे बनाना, या पाव भाजी में जो पाव पाव बनता है, वो सब किस प्रोसेस के कारण बनते हैं, वो सब होते हैं रासायनिक परिवर्तन। वो रासायनिक परिवर्तन के कारण होते हैं। जबकि किसी भी आप गेहूं को या फिर मक्का या बाजरा किसी को भी आप पीस रहे हो, तो पीस के जब केवल आप उसके टुकड़े ही कर रहे हो, वो है आपके पास में भौतिक परिवर्तन। फिर है खाद्य सामग्रियों का ऑक्सीकरण। खाद्य सामग्री होती है कुछ भी, जैसे कि आप कोई भी सामान आप पैक्ड फूड लेकर के आते हैं, या हमारे घर में कोई भी सामान रखा होता है, एक निश्चित टाइम के बाद में वो चीज़ें खराब हो जाती है। खाने की चीज़ें जो भी होती है वो एक निश्चित टाइम के बाद में खराब हो जाती है, इसलिए उनका परिरक्षण किया जाता है। क्यों हो जाती है खराब? क्योंकि उनका हो जाता है ऑक्सीकरण। वो वातावरण की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और उनका हो जाता है ऑक्सीकरण, इससे वो चीज़ें खराब हो जाती है। और जो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई इसके अंदर, ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। इसी तरीके से पत्तियों को गला करके सड़ा के उनको जो खाद बनाई जा रही है, पत्तियां हैं उनको कई महीनों तक आप उनको गलाएंगे, दबाएंगे जमीन में, और फिर जब उसकी खाद बनेगी, तो ये जो किस प्रोसेस के कारण होगा, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव वगैरह सब अपना अपना काम करते हैं, तब जा करके ये खाद बनती है। और ये प्रोसेस क्या हुई? रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके से आपको रासायनिक परिवर्तनों का ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, मैंने कहा था ये मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन। ये आपके बुक में ऐसे के ऐसे चित्र सहित वर्णन है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। जो जो आपके पास में जिसको अच्छे से देखना है उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का फीता है। मैग्नीशियम का फीता कैसा होता है? ये समझ लो आप कोई टुकड़ा है, कोई जैसे आप समझ लो कोई कपड़े का टुकड़ा या किसी भी धातु का कोई टुकड़ा है, इतना सा, वो हो गया मैग्नीशियम का फीता। तो मैग्नीशियम का फीता चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलता है। आपको ध्यान रखना है एक एक चीज। एक तो चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलता है ये, और जलने के बाद में अंत में श्वेत रंग का भस्म दे जाता है। भस्म या राख जो होती है वो श्वेत रंग की होती है, इसकी श्वेत रंग का पाउडर जलने के बाद में दे जाता है। तो ये क्या प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये है रासायनिक परिवर्तन। आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम का फीता जलाना, ये है रासायनिक परिवर्तन। इसकी ये अभिक्रिया है कि ये मैग्नीशियम का फीता है, मान लो ये मैग्नीशियम, इसको जलाया, किसी भी चीज को जलाया तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन का उपयोग आ रहा है जलाने के लिए, ऑक्सीजन सहायक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाती है वो किस लिए बनाई? कि मैग्नीशियम को आपने जलाया। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे एक मैग्नीशियम का टुकड़ा था, उसको ये पकड़ा हुआ है चिमटे से, और ये इसको जला दिया। तो जला दिया तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ में। अगर आपको सही से चमकदार नहीं दिख रहा तो आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, फिर आपको चमकते हुए दिख जाएगा। तो ये चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ में आपको मैग्नीशियम का जलाना, ये क्या है? कि रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैसा, यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यही चीज आपकी प्रोसेस आपको सब एनसीईआरटी में ऐसे कैसे मिल जाएगी? आप टेंथ क्लास की एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में, या फिर आप 7th क्लास की एनसीईआरटी में आप चल जाइए 5th चैप्टर में। 7th क्लास की एनसीईआरटी के 5th चैप्टर में आपको ऐसे की ऐसी सारी प्रोसेस मिल जाएगी। बस उनको आपके लिए क्या उपयोगी और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल पेश कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन आते हैं। बाकी किताबों में बहुत कुछ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ बहुत तरीके से दिया हुआ होता है, लेकिन वो अलग तरीके से, आपके पढ़ने की अप्रोच अलग होती है। आपके पास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, या तो आपसे पूछेगा भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इनमें से कौन कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। या फिर ये जो मैंने अलग से इनको छाटे, इनमें से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मैग्नीशियम को फीते को जलाने पर किस रंग की भस्म प्राप्त होती है, ये क्या प्राप्त होता है? तो आपके पास प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और श्वेत रंग की भस्म। इसी तरीके से आगे देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्या है कि एक कॉपर सल्फेट के विलयन को, कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया जाए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला दी जाए। कॉपर सल्फेट एक तत्व है, उसमें क्या कर दिया आपने? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा। सबसे पहली चीज तो नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा। अब इसमें आप कील या ब्लेड का टुकड़ा, इसमें आप क्या करेंगे? एक नीले रंग का विलयन, ये हमें प्राप्त हो गया नीले रंग का, कॉपर सल्फेट का ही विलयन था, ये हमें नीले रंग का विलयन प्राप्त हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे? कील या ब्लेड का टुकड़ा, या तो कील को या ब्लेड के टुकड़े को हम इसमें डुबो देंगे और आधे घंटे तक हम उसको छोड़ देंगे। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम उसमें छोड़ देंगे। उसके बाद में जब हम कील को निकालेंगे और फिर देखेंगे तो वो क्या होगा?
ये आपके पास में एक क्रियाकलाप था, इसी जो मैंने अभी बताया कि 10th क्लास की बुक में और 7th क्लास की 5th चैप्टर में आपको ऐसे कैसे बहुत अच्छा खासा क्रियाकलाप जो साइड में बॉक्स बना करके दिए हुए होते हैं, उसमें क्रियाकलाप बच्चों के करने के लिए होते हैं, जो छोटे बच्चे जो 7th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए होते हैं कि ऐसे ऐसे करो फिर क्या होगा। तो इसी के ऊपर आपके पास में आरपीएस में पिछली बार ये का ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा का पूरा इसी तरीके से दिया गया था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब 20 मिनट के लिए कील को डुबो दी जाए तो उसको डुबोने के बाद में आपके पास में किस रंग का विलयन में क्या परिवर्तन होगा और कील में क्या परिवर्तन होगा, यही क्वेश्चन था पूरा पूरा। और ऑप्शन भी इसी तरीके से थे। आज कल की क्लास में हम इसको क्वेश्चन को भी देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा कि कैसे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन, ये नीले रंग का विलयन था, क्या ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट का विलयन कौन सा है, नीले रंग का। इसके अंदर हमने कील या ब्लेड को डुबोया, कील या ब्लेड को डुबोया और आधे घंटे के बाद देखा तो हमारे पास में क्या हुआ कि जो विलयन का रंग था ना वो नीले से हरा हो गया, या आप समझ लो नीले जो नीला रंग था वो हल्का हो गया, हल्का होते 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 वो रंग चेंज होकर के वो हो गया आपके पास में हरा, नीले से हरा। ये आपको साफ साफ इसमें चित्र में दिख रहा होगा, ये इसीलिए चित्र लेकर के आया हूँ मैं। और ये जो ब्लेड थी, ब्लेड को आपने इसके अंदर डाला हुआ था, इस ब्लेड को आपने निकाल के देखा तो ब्लेड का क्या हुआ, इसमें नहीं लिख रहा, ब्लेड पर भी क्या होगा, ब्लेड का कलर तो आपने देखा बिल्कुल सिल्वर जैसा कलर होता है ब्लेड का, लेकिन उस पर क्या हो गया, उस पर भूरे रंग की परत छा गई। तो ब्लेड का रंग तो कैसा हो गया, ब्लेड पे तो छा गई भूरे कलर की परत, और विलेन का रंग कैसा हो गया, हल्का नीला या फिर हरा। नीला रंग जो था वो हल्का होता गया, हल्का होते होते वो हरे में चेंज हो गया। ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस पे आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन वापस पूछा जा सकता है। ऐसे कैसे अभिक्रिया आपके पास में दी हुई है, क्रियाकलाप दिया हुआ है, 10th की बुक में भी आपके पास में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। कम से कम 1.5 पेज का ये एग्जाम्पल है, कम से कम 1.5 पेज में आपको पूरी पूरी प्रोसेस बताई गई है, हमने ये किया उसके बाद में इसको निकाला और इसी के आधार पर आपके पास में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसलिए जो मैं ये बता रहा हूँ, ये मैग्नीशियम के फीते को जलाना, ये फिर आगे कॉपर सल्फेट के इसमें कलर चेंज होना, ये आगे हम ये देखेंगे परखने ली का इसका प्रयोग, चूने का पानी दूधिया हो जाना, ये सारी प्रोसेस आपके पास में एग्जाम में लगातार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये आपकी बुक के उस एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल है जहाँ से आपका पेपर बन रहा है। उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जितने भी कहीं किसी कोने में किसी एग्जाम्पल में क्वेश्चन में कहीं भी जो दिए हुए हैं वो सारे मैं आपके सामने यहाँ पे एक साथ ले आया हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था उसके अंदर हमने ब्लेड डाली, ब्लेड को जब निकाल के देखा आधे घंटे बाद में तो कॉपर सल्फेट का विलेन तो क्या हो गया, हरा, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट नहीं रहा। हम इसको अब देखेंगे आगे। ये जो कॉपर सल्फेट था CuSO4, ये रहा कॉपर सल्फेट, इसमें हमने डाला क्या, लोहे की कोई भी कील, लोहे का टुकड़ा या फिर ब्लेड, ये Fe क्या है, लोहा, इसको डाला तो हमारे पास में अभिक्रिया होकर के ये क्या बन गई, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। कॉपर तो हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, आयरन, तो FeSO4 हो गया। इस FeSO4 के कारण ये आपके पास में जो बना आयरन सल्फेट, इस आयरन सल्फेट के कारण ये रंग हो गया आपके पास में हरा, ठीक है, ये हो गया आयरन सल्फेट। और इसके बाद में आपके पास में कॉपर, जो अलग से जो कॉपर प्राप्त हुई, ये कॉपर क्या है, उस पर जाकर के जम जाएगी ब्लेड पे या कील पे, तो उस पे जमने के कारण जो कॉपर जमी उसके ऊपर, कील पे जो कॉपर का जो थोड़ा बहुत मात्रा उस पर जमी, उसके कारण वो ब्लेड का कलर हल्का हल्का भूरा हो जाएगा। ये आप देखेंगे कि लोहे की कील पर भूरा निक्षेप, ये रहा भूरा निक्षेप मिलेगा जो कि कॉपर की परत के कारण है। अब आपने इसमें 3-4 चीजें देखी। सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला, ये आपको दिख रहा होगा कॉपर सल्फेट का विलयन नीला। इसके अंदर आपने क्या डाला, कील या लोहे का टुकड़ा या ब्लेड, उसको डाल के 20 मिनट या आधे घंटे बाद में आप उसको निकाल करके देखेंगे तो ये जो विलयन है, विलयन तो हो जाएगा हरा, और जो ब्लेड हो जाएगी, ये ब्लेड हो जाएगी भूरी, इस पर तो भूरी पर अच्छा जाएगी और इसका रंग हो जाएगा हरा, ये आपको दिख ही रहा है। तो ये ब्लेड भूरी हो रही है, जो भूरा निक्षेप प्राप्त हो रहा है, ये तो हो रहा है कॉपर के कारण। ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर, कॉपर यानी तांबा, तांबे का जग आपने देखा होगा, तांबे का जब तांबे का जग, बर्तन, लोटा कुछ भी आपने देखा होगा, तो वो जो होता है कॉपर का रंग, वो कॉपर का रंग इस पे चढ़ जाएगा ब्लेड पे, कैसा होता है, हल्का हल्का भूरे जैसा ही होता है, तो भूरा कलर तो चढ़ गया ब्लेड पे। और इसी के साथ में ये जो विलियन था, ये विलियन हो गया आपके पास में हल्का हरा, ठीक है, ये हल्का हरा हो चुका है। तो ये आपको पूरे अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट के विलियन में नीले रंग से हरा हो जाएगा और ब्लेड का रंग भूरा हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा, ये आपके पास में अभिक्रिया दी हुई है। कॉपर सल्फेट को सामान्य भाषा में नीला थोथा भी बोलते हैं, ठीक है, ये तो रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, और हम आम बोलचाल की भाषा में जो बोलेंगे वो नीला थोथा बोलते हैं, ठीक है। ये भूरा निक्षेप प्राप्त हुआ, भूरा निक्षेप के कारण लोहे की कील भी भूरी हो गई, और भूरा निक्षेप क्या था, वो कॉपर की परत। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता है, ये भी आ सकता है। या फिर हमने ये देखा मैग्नीशियम का फीता, ये भी आ सकता है। ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा
इसीलिए हमें टाइम लग रहा था ये डायग्राम लाने में और आपके लिए पीडीएफ बनाने में टाइम लग रहा है। आपको इसी तरीके से बिल्कुल पीडीएफ प्राप्त होगी और क्लासेस इसी तरीके से चलती रहेगी, बस आप साथ में बने रहिए। आगे देखेंगे कि यदि एक परख नली में 1 चम्मच सिरका ले और उसमें चुटकी भर खाने का सोडा मिला दें। खाने का सोडा जो किचन में वही जो आप किसी भी चीज़ में डालते हैं खमीर उठाने के लिए, जैसे कि आप मटड़ी वगैरह बनाते हैं या फिर इडली सांभर बनाते हैं तो इडली में भी खाने का सोडा डालते हैं, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, वाइट कलर का नमक जैसा होता है, तो उसको डालते हैं। तो 1 चुटकी भर आप सोडा मिला दें और किसमें, 1 चम्मच सिरके में, तो आपके पास में क्या होगा, बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ में एक गैस निकलेगी, बुलबुले उठेंगे किसमें, एक तो आप ले लें 1 चम्मच सिरका और फिर उसके अंदर आप मिला दें खाने का सोडा, तो आपके पास में क्या होंगे, बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ एक गैस निकलेगी। गैस के बुलबुले जो बाहर निकल रहे हैं, ये देखो आपने ये यहाँ पे मिला दिया, मिला के और यहाँ पे उठ रहे हैं बुलबुले। ये जो बुलबुले उठ करके बाहर निकल रहे हैं, बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ में जो बुलबुले उठ करके बाहर निकल रहे हैं, ये बुलबुले होंगे आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गैस निकल रही है, उस गैस का नाम है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखने की चीज़ ये है कि वो जो गैस बुलबुले के साथ बाहर निकल रही है, उस गैस का क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि गैस के बुलबुले जो निकले वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आगे आगे इसमें आगे और भी है, और कैसे कि जब वो जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप आगे और चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाए। ये देखो यहाँ से ये गैस निकल रही है, इस गैस को इस पाइप में से होकर के आप इधर, इसमें है चूने का पानी, ये लिख रहा, इसमें चूने का पानी है, इस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाए, यानी कि उसमें छोड़ दिया जाए। जैसे कि आप कॉफ़ी की मशीन देखते हो, कॉफ़ी की मशीन में जो जग को साइड से उसमें लगा करके और जो गैस उसमें प्रवाहित कर रहे होते हैं उससे उसमें झाग आ जाते हैं। उसी तरीके से आप ये सोचो कि ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने इसमें चूने के पानी में प्रवाहित किया, तो इस प्रवाह के कारण आपके पास में चूने के पानी में क्या परिवर्तन हुआ, इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखेंगे क्या कि ये जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको चूने के पानी में प्रवाहित किया गया तो आपके पास में वो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये भी काम की चीज़ है कि चूने का पानी क्या हो जाएगा, दूधिया, यानी कि दूध जैसा। जैसे आप दूध को देखते हैं लिक्विड, बिल्कुल वैसा व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो चूने का पानी जो दूधिया हो गया, ये किसके कारण हुआ, ये हो गया क्योंकि उसके अंदर जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई तो वहाँ आपके पास में प्राप्त हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। इसके कारण ही चूने का पानी दूधिया हो गया है। कुछ नाम को आपको याद रखने, ये नाम आपके पास में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये आपको फैक्ट है। और इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको मैं बोल रहा हूँ कि यहीं कि यहीं आपको ये पूरा याद हो जाएगा। आप बस एक बार ध्यान रखेंगे क्या कि खाने का सोडा और उसमें सिरका, इन दोनों को आपने मिलाया, मिलाने से कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें प्रवाहित किया, चूने के पानी में, तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ। सीधे से ये क्वेश्चन आता है कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन आता है कि चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, चूने के पानी का कलर चेंज हो जाएगा, चूने के पानी का ऑक्सीकरण हो जाएगा, चूने के पानी में अपचयन हो जाएगा। इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं, आपको सीधे से समझना है कि चूने के पानी का क्या हो जाएगा, दूधिया, दूधिया हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। और इसके अलावा ये जो दूधिया हुआ है वो किसके कारण हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, ये अभिक्रिया रही। इस अभिक्रिया को भी ध्यान रखना है। कुछ एक अभिक्रिया है, एक तो ये वाली कि भाई CO2 गैस है, इसको चूने के पानी में, ये चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, इसको प्रवाहित किया तो आपके पास में क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और जल, ये आपके पास में बना। तो एक तो ये अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है। इसके पहले हमने ये वाली देखी थी, कॉपर सल्फेट और लोहा, इससे फेरस सल्फेट और कॉपर, ये आपके पास में प्राप्त हुई, ये अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है। और ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा करके आपके पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये अभिक्रिया आपके पास में पूरे चैप्टर में कई बार आएगी, 2-3 बार आपके पास में सारी अभिक्रिया आएगी, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब चूने के पानी में प्रवाहित हुई तो चूने का पानी हो गया दूधिया। और बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये अभिक्रिया, ये आपके पास में पूरा पूरा ये डायग्राम रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगने के कई बार आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे और आपने देखा भी होगा। जब लोहे की कोई भी चीज़ आप नहीं देखते हो, अब तो आपके पास में जो भी लोहे की चीज़ होती है या तो वो जंग लगी हुई मिलती है या फिर उसके ऊपर कोई दूसरी परत चढ़ा दी जाती है। पर जब लोहा जब बन करके आता है तब उसका कलर बिल्कुल लोहे जैसा होता है। लेकिन जैसे अब हम हमारे पास तक जब पहुँचते हैं, जैसे सरिये हम देखते हैं कहीं पड़े हुए होते हैं, सरिये वगैरह पड़े रहते हैं, तो उस पर क्या होता है, जंग लगा हुआ ही होता है हमेशा। और वो जंग क्यों लग जाता है उसके बारे में हम देखेंगे कि जंग लग जाता है उसमें 2 कारक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला तो हवा के अंदर होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्रिया करती है लोहे से, तो उससे क्या हो जाएगा, लोहे का ऑक्सीकरण। मैंने क्या बताया कि लोहे से जब ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा,
एक तो ये सबसे मेन चीज है। दूसरा होता है पानी। पानी जलवाष्प, वातावरण में जलवाष्प भी होती है, ये पानी भी होता है, ये कहीं ना कहीं पानी लगी जाता है, ये जलवाष्प होती है, उससे भी अभिक्रिया कर लेता है। तो जलवाष्प प्लस उसमें ऑक्सीजन, इन दोनों से अभिक्रिया करके लोहे पर जंग लग जाता है। इसकी आपको ये अभिक्रिया ध्यान रखनी है कि Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये देखेंगे आप इसको। Fe यानी कि लोहा, लोहे को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए, ऑक्सीजन प्लस उसमें H2O यानी कि जल, जल कहाँ से मिल रहा है उसको? वायु से। ये इसको थोड़ा सही कर लेना, ये यहाँ पे लिख रहा है वायु, यहाँ पे ये लिख रहा है वायु, वायु से। तो लोहे को जब ऑक्सीजन और वायु दोनों साथ में मिल जाएगी तो उसमें बन जाएगा जंग, जंग लग जाएगा, जिसको बोलते हैं, रासायनिक सूत्र होता है उसका Fe2O3। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि Fe2O3 इसका मतलब होता है जंग लगना, इसको नाम होता है इसका आयरन ऑक्साइड। जंग का नाम क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। इसको देखेंगे कि लोहे पे जब ऑक्सीजन और जल साथ में अभिक्रिया करे तो आपके पास में आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है Fe2O3। Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड, जो कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि जंग लग गया। अब जंग जो होता है ये लोहे की चीज़ों को खराब करता है। जंग लगना एक बहुत धीमा प्रक्रिया है, धीरे 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 लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जंग लग जाएगा। जंग लगने में सालों लग जाते हैं। जैसे कि लोहे का कूलर आपने देखा होगा, लोहे का जो कूलर होता है पुराने ज़माने का, जो हमारे घरों में कूलर होते हैं, उसको आप उसके अंदर पानी भरते हैं, पानी भरते हैं, और अगर कूलर पे पेंट नहीं किया हुआ है, कूलर पे पेंट नहीं किया हुआ है या कुछ भी, एक बिल्कुल लोहे का ही है वो, तो वो 1-2 साल के अंदर वो खराब हो जाएगा, उसमें जंग लग करके उसमें फूट जाएगा वो कूलर। इसीलिए हम उससे बचाने के लिए उसमें पेंट करते हैं या कोई परत चढ़ाते हैं, या उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस होती है, उसको बचाने के लिए करते हैं उसमें पूरा, जस्ते की परत चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है इसको हम आगे देखेंगे कैसे कि जंग लगने में ऑक्सीजन तथा जलवाष्प का होना आवश्यक है। ये तो मैंने आपको बताई दिया कि ऑक्सीजन होती है, साथ में जलवाष्प होती है, ये दोनों चीज़ साथ में होती है, तब जाकर के आपके पास जंग लगता है। अब जंग से बचाने के लिए क्या करना भाई, यहाँ तो हमने लगा दिया जंग। अब जंग से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी बुक में दिया हुआ है तो आपको पूछा जाएगा कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की परत, जो लोहे के पाइप होते हैं, जो घरों में पुराने लोहे के पाइप है, उनको आप देखना वो लोहे के कलर के नहीं होंगे, वो लगभग लगभग सिल्वर कलर के, चमकीले से कलर के होंगे, क्योंकि उस पर क्या होता है, जस्ते की परत चढ़ा करके देते हैं। जस्ते की परत चढ़ाने से क्या होता है कि अब वो जो अंदर का लोहा है उसके ऊपर चढ़ा दी गई जस्ते की परत, और जस्ते की परत चढ़ा करके उसको जंग से दूर कर दिया गया। अब उस पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जस्ते पे जंग नहीं चढ़ेगा, ऊपर तो जस्ता कर दिया। या फिर आप उस पर पेंट कर दिया जाए, लोहे के कूलर पे आप पेंट कर देते हैं तो भी उस पर जंग नहीं लगेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है लोहे के ऊपर जंग से बचाने के लिए, उस पर आप जो जस्ते की परत चढ़ा रहे हैं, जस्ता या जिंक, जस्ता या जिंक की जो परत चढ़ा रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं यशद लेपन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नाम ध्यान रखना है आपको। ये जंग से बचाने के लिए जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? यशद लेपन। और यशद लेपन का दूसरा नाम है गैल्वेनीकरण। इसको ही क्या बोलेंगे? गैल्वेनीकरण। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की, जिंक या जस्ता। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यशद लेपन, या फिर दूसरा नाम है इसका गैल्वेनीकरण। इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, या फिर उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, या ग्रीस की परत चढ़ा दी जाती है लोहे के ऊपर, या फिर एक और चीज़ होती है कि स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। आजकल के जो डिब्बे हम देखते हैं किचन में, रसोई में रखे हुए होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। वो चमकीली एक धातु होती है जिसपे जंग नहीं लगता, इसी वजह से स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए उसमें क्या होता है? लोहा तो होता ही है, साथ में कुछ कुछ और चीज़ें भी होती है कि लोहा के साथ में उसको कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको मिला दिया जाता है, और एक नई धातु बना दी जाती है जिसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। ये एक मिश्र धातु होती है जिसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज ये सब मिक्स होता है, और ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि इस पे जंग नहीं लगे, और ये डिब्बा या जो भी हम चीज़ बना रहे हैं बर्तन, वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहे। बाकी जो पुराने जो लोहे की चीज़ें थी उन पे जंग से बचाने के लिए हम यही करते थे कि जस्ते की परत चढ़ाते थे या यशद लेपन करते थे, जिसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण या यशद लेपन। आगे ये आपको अभिक्रिया ध्यान रखनी है कि लोहा ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करके Fe2O3 बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से जैसे लोहे पर जंग लगता है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कभी हमारे पास चांदी का कड़ा है या चांदी की अंगूठी है या चांदी की पायजेब होती है, उसमें क्या होता है थोड़े टाइम बाद में वो चांदी काली पड़ने लग जाती है। तो चांदी जो काली पड़ने लग जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि चांदी खराब है, इसका मतलब है जितनी जितने जल्दी वो काली पड़ रही है, इसका मतलब है उतने उसमें शुद्ध चांदी है। अगर काली नहीं पड़ रही है ना, अगर आपकी चांदी काली नहीं पड़ रही है, तो समझ लेना उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है।
तो मिलावट होगी तो काली नहीं पड़ेगी, अगर शुद्ध चांदी होगी तो वो काली पड़ेगी। वो कैसे जानते हैं? ऐसे कि चांदी या तांबा ये भी क्या होते हैं, वायु से अभिक्रिया करते हैं। वायु में क्या है? ऑक्सीजन। वायु में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इनका भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इसी तरीके से जो चांदी और तांबा होता है, इनको वायु में कुछ समय खुला रहने के बाद में चांदी पे क्या चढ़ जाती है? काली परत। चांदी तो काली पड़ने लग जाती है, और जो तांबा है वो तांबे पे हरे रंग की परत चढ़ने लग जाती है। जो पुराने आप तांबे के लोटा या जग को आप देखोगे तो उसमें जैसे कहीं भी मोचा पड़ा हुआ है, कहीं कोई टुकड़ा कोई रह गया जो साफ नहीं हो पा रहा, तो वहां देखोगे आप हल्की हल्की हरे रंग की परत चढ़ चुकी है। तो वो हरे रंग की परत चढ़ती है किस पे? तांबे पे। और चांदी क्या हो जाती है? काली। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। ये प्रक्रिया होती है संक्षारण कहलाती है। तो ये संक्षारण जो हो रहा है ये भी जैसे जंग लगने की प्रक्रिया है, उसी तरीके से यहाँ पे इसमें चांदी का काला पड़ना क्या है? संक्षारण के कारण। और तांबे का हरा पड़ना क्या है? ये भी संक्षारण के कारण। सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि चांदी काली क्यों पड़ती है? संक्षारण के कारण। कोरोजन इंग्लिश में बोलते हैं। फिर कटे हुए सेब का वायु में खुला छोड़ने पे, जब कोई सेब एप्पल उसको आप काट दो, काट के या कली उसकी अलग अलग काट के उसको आप प्लेट में रख दो, कुछ देर तक आप मत खाओ, तो उसको अगर कुछ देर आप उसको हवा में रखोगे तो वो क्या हो जाएगी? काली पड़ जाएगी। काली या भूरी या लाल भूरी आप उसको बोल सकते हो, लाल भूरा रंग का उसका परत चढ़ने लग जाएगी। तो वो लाल भूरा रंग क्यों होता है? क्योंकि एप्पल के अंदर पाया जाता है लोहा। लोहा एप्पल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एफी लोहा होता है। एफी एप्पल के अंदर जो लोहा होता है ये वातावरण की ऑक्सीजन से, वही हवा में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके, वही जिस तरीके से जंग लग रहा था कि वातावरण से अभिक्रिया करके जंग लग रहा था, उसी तरीके से ये एप्पल के अंदर उपस्थित जो लोहे के कण है, लोहा जो तत्व है, ये अभिक्रिया करके उसका रंग बदल देता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। वही जैसे जंग लगा था वैसे के वैसे आयरन ऑक्साइड बनाता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण उसका रंग हो जाता है लाल भूरा। ठीक है, क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एप्पल का रंग लाल भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि एप्पल के अंदर पाया जाता है एफी लोहा। एप्पल के अंदर पाए जाने वाला लोहा जब वातावरण की उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो बना देता है आयरन ऑक्साइड। तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझना कि एप्पल जो अगर काली हो रही है या फिर लाल भूरी हो रही है तो वो खराब है। खराब नहीं, उल्टा वो ज़्यादा अच्छी है। आजकल की जो एप्पल आती है उनको आप देखोगे, उनको आप काट के रख दोगे, आजकल वो लाल भूरी होती नहीं है। आप बहुत देर तक भी उसको काट करके रखे रखोगे तो भी उसका रंग वो ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसमें ये एफी जो तत्व, जिस वजह से आप एप्पल खा रहे हो, वो तत्व उसमें बहुत कम मात्रा में। लोहा जो एप्पल के अंदर जो लोहे की मात्रा है वो उसमें बहुत कम मात्रा में हो गई। आजकल जो परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण के कारण जो डीप फ्रीज में रखे जाते हैं, पता नहीं कब के एप्पल आते हैं, उसके अंदर लोह तत्व की कमी हो जाती है, और लोह तत्व की कमी के कारण उसमें वो इस तरीके की परत नहीं चढ़ पा रही। लेकिन ये जो परत चढ़ती है, ये परत क्यों चढ़ती है? लोहे के कारण। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सब रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर ही हम पढ़ रहे थे कि चांदी और तांबा पे जो कलर चेंज हो रहा है, ये संक्षारण, ये प्रक्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कटे हुए सेब का जो लाल भूरा रंग होना, ये है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, ये है रासायनिक परिवर्तन। चूने के पानी का दूधिया हो जाना, ये भी है रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन करके जो मैग्नीशियम के फीते को जला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, इससे जो इसका कलर चेंज हो रहा था, ये भी क्या था आपके पास में? रासायनिक परिवर्तन। अब आप देखेंगे आगे, ये सब रासायनिक परिवर्तन थे। आगे कुछ और परिवर्तन है, जैसे कि हम देखेंगे कि पानी से भरे हुए ग्लास में आग लगाना। आपने कभी देखा होगा कि कई बार आपके आसपास कोई जादूगर आता है या मैजिक शो दिखाने आता है, तो वो क्या करेगा कि पानी का कोई ग्लास है, पानी है किसी में भी, उस पानी में एकदम से आग लगा देगा। वो बिना कुछ करके ये मंत्र फूकेगा और ये सीधे पानी में लग जाएगी आग। आप ये देखेंगे ये पानी में आग कैसे लगाई, तो आपको लगेगा ये जादू है। जादू नहीं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानी में आग लगाने के लिए एक तत्व होता है सोडियम। सोडियम को अगर पानी में डाला जाए तो वो आग लगा देगा। वो इतना अभिक्रियाशील होता है, इतना ज़्यादा क्रियाशीलता होती है सोडियम की, कि उसको अगर आप पानी में डाल दोगे तो वो उससे अभिक्रिया करके एक विस्फोट की तरह फूटता है, फूट करके और आग लग जाती है। तो ये चीज़ अगर आपको दिखाई जाए तो जादूगर क्या करता है? जादूगर आपसे नज़र बचा करके उस पानी में सोडियम का टुकड़ा डाल देगा। ये आप देखो यहाँ पे लिख रहा होगा, सोडियम का टुकड़ा पानी में क्या डाल देगा? सोडियम का टुकड़ा, जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और ये बहुत तेजी से गैस बनाता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये क्या? बहुत ज़्यादा गर्मी, एक तरह से हीट पैदा करता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण एक तेजी से निकलती है, बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ऊष्मा बन रही है। इसके कारण जो आपको दिखती है
वो दिखने के कारण वो आपको आग की तरह, आग की चिंगारी की तरह पैदा होती है। इसलिए क्या होता है, पानी में सोडियम डाला और आग लगा दी। ये होता है जादूगर का पूरा सीक्रेट। आप भी जादूगर बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड बनने के बाद में। ठीक है। तो सोडियम को इसीलिए क्या होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होती है। वो क्या है, हवा में भी एक नमी होती है। हवा में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि हवा में जलवाष्प होती है, तो हवा की जलवाष्प से वो क्रिया नहीं कर ले, इसलिए सोडियम को क्या होता है, आपको केरोसिन में डुबो करके रखना पड़ता है। केरोसिन के अंदर लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा होगा तो आप ये ध्यान रख लेना कि सोडियम को केरोसिन में, केरोसिन मिट्टी का तेल आप जानते होंगे, हल्का नीला कलर का एक तेल होता था। तो केरोसिन के अंदर सोडियम के टुकड़ों को डाल के रखते ताकि वो अभिक्रिया नहीं कर ले, और सोडियम को जब पानी के अंदर डालेंगे तो सीधे सीधे वो आग लगा देगा। ये रहा सोडियम प्लस पानी, तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और इसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ये आपको आग की तरह दिखती है। ठीक है। इसके बाद में हम देख, ये क्या हो गया, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में आप देखेंगे जादू से सफ़ेद धुआं निकालना। जैसे कि कई बार आपके पास में होगा कि पानी है, पानी के पास में एकदम से यूँ हाथ फेरा, कुछ भी किया और वहाँ से धुआं धुआं निकल गया। आप ही देखेंगे कि ये धुआं किस तरीके से निकला। वो धुआं अनेक तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे कि शुष्क नाइट्रोजन भी एक तरह से धुआं निकाला जा सकता है। जैसे शादियों में, आजकल की शादियों में या प्री वेडिंग शूट में कई तरीके से स्टेज पे जब नीचे फ्लोर पे धुआं निकाला जाता है, वो भी धुआं होता है। तो वाइट कलर का धुआं जो जादूगर निकालता है, उसके पीछे कारण क्या है, वो लॉजिक हम देखेंगे। जो सफ़ेद कलर का धुआं होता है वो एक तो क्या होता है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, तो अभिक्रिया करने के बाद में हमारे पास में वो सफ़ेद कलर का धुआं प्राप्त होता है। और यही चीज़ वो करता है जादूगर। जादू से क्या करता है, सफ़ेद धुआं कैसे निकालता है कि एक ग्लास में रखता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे ग्लास में रखता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को किसी भी तरीके से आपसे नज़र बचा करके जब वो मिला देगा, तो मिलाने के कारण दोनों विलयन आपस में अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने के कारण आपके पास में अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है। अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है और ये सफ़ेद धुआं आपको दिखता है। तो ये भी क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन। आपको ये पूरा भी याद नहीं रहे किसको किससे मिलाया, तो ये तो पता होगा कि जो सफ़ेद धुआं निकल रहा है ये है एक रासायनिक परिवर्तन। ये मैग्नीशियम के फीते को जलाया, ये एक रासायनिक परिवर्तन। ये लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन। इतना तो आपको पता ही है। फिर जब आप और डीप में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों लग रहा है जंग, किस किस कारण से लग रहा है। आपको ये अभिक्रिया याद हो जाएगी कि लोहे पर जंग लग रहा है तो ये Fe2O3 बन रहा है। ये Fe2O3 बनने के कारण आयरन ऑक्साइड इसका नाम होता है कि आयरन ऑक्साइड बनने के कारण लोहे पर जंग लग रहा है। जंग लगने की प्रक्रिया बोलती है रस्टिंग। रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना रस्टिंग होती है। तो जंग लग करके क्या होती है, वो चीज़ खराब हो जाती है, धीरे 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 उसका संक्षारण होने लग जाता है, कोरोजन। संक्षारण हो करके वो चीज़ क्या है, धीरे 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 लोहे की परत उतरने लग जाती है। वो परत उतर के वो आखिर में वो चीज़ समाप्त हो जाती है। इस तरीके से सफ़ेद धुआं निकालना। एक चीज़ हम देखेंगे, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है कि जैसे हमने बताया था कि शुरुआत में खाने की चीज़ें खराब हो जाती है, दुर्गंध आना, तो वो क्यों हो रहा है, उसकी पूरी प्रोसेस कहलाती है विकृत गंधिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेड स्मेल या रेंसिडिटी। तो बेड स्मेल या रेंसिडिटी कैसे होती है, जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, तेलीय या वसा युक्त खाद्य सामग्री होती है, उनको लंबे समय तक अगर रखा जाए तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के कारण वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जो कोई भी, जैसे मान लो आप चिप्स की थैली हुई, चिप्स के पैकेट, चिप्स हुए, नमकीन हुई, कुरकुरे हुए, या आपके पास खाने के कोई भी सामान हुए, बिस्किट हुए, अगर उनको आप लंबे समय तक रखते हो तो लंबे समय तक रखने के बाद में आपके पास में क्या हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। जैसे कि आप चिप्स के पैकेट को आप लंबे समय तक नहीं रख सकते, खुले हुए चिप्स या खुली हुई नमकीन, ये जो भी चीज़ होती है खुले हुए हैं, तो वो आपके पास में लंबे समय तक नहीं रख सकते। इसके मेन रीज़न क्या है कि जब तेलीय वसायुक्त पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से, वातावरण में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से ये कर लेते हैं अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके ये हो जाते हैं ऑक्सीकृत। ये इनका ऑक्सीकरण हो जाता है और इस ऑक्सीकरण के कारण उनका स्वाद खराब हो जाता है, और स्वाद खराब हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप ये देखे होंगे, कहीं भी आपने लेज, कुरकुरे या अंकल चिप्स, कोई भी आपने चिप्स खरीदे होंगे, तो चिप्स का पैकेट आता है इतना बड़ा, इतना बड़ा, मान लो आप चिप्स का पैकेट इतना बड़ा आता है कि स्क्रीन में भी दिखाई नहीं दे रहा, और उसके अंदर चिप्स आएंगे इतने से चिप्स आएंगे। तो चिप्स इतने से होते हैं और इतना बड़ा पैकेट है, उसके अंदर क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। आप सोचेंगे कि हवा के पैसे ले रहे, हवा के पैसे नहीं होते। असल में वो जो हवा होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। आपको ये ध्यान रखना है कि चिप्स के पैकेट में भरी हुई होती है नाइट्रोजन गैस।
तो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि उसमें ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल सके। ऑक्सीजन गैस तो निकाल दी और नाइट्रोजन गैस भरी गई। नाइट्रोजन इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन आमतौर पे मतलब बहुत कम क्रियाशील है, नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील है, इसलिए वो इन चीज़ों से अभिक्रिया नहीं करती, बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, तो इसलिए अभिक्रिया नहीं करती। जबकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और ऑक्सीजन इन चीज़ों से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देती है। तो उस ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उन चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो वो नाइट्रोजन गैस जो भरी जा रही है ना उस पैकेट में, जो आप पैकेट खोल रहे हो, जैसे उस पैकेट को खोल के वो जो हवा बाहर निकली वो हो गई उसमें नाइट्रोजन गैस। उस नाइट्रोजन गैस को इसलिए भरा जा रहा है ताकि वो चिप्स जो बनाए गए हैं वो कम से कम 1 2 6 महीने तक आपके पास में बिल्कुल सुरक्षित रह सके। तो उसलिए वो जो हवा के पैसे होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उसमें वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर आप कोई चिप्स का पैकेट ले, वो हल्का सा फूट रखा था, उसके अंदर हवा नहीं थी, और उसको आप लें तो 1 2 दिन के अंदर वो खराब हो जाएंगे। आपको ऐसे पैकेट बिल्कुल नहीं खरीदने जिसके अंदर हवा नहीं हो। चिप्स कौन से ले रहे हैं? हवा वाले चिप्स, ठीक है। तो चिप्स के पैकेट आप देखना है तो हवा वाले चिप्स पैकेट देख करके, अगर खुला हुआ आप ले लोगे तो वो सीमे हुए या खराब आपको निकलेंगे, वो बैड स्मेल वो आपके फेंकने के कारण, क्योंकि उसमें हो जाएगी विकृत गंधिता और ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। आपको फूटा हुआ जो अगर चिप्स होगा वो पैकेट आप उसको वापस दे देंगे और आप दूसरा लेंगे कि नहीं मुझे तो हवा वाला ही चिप्स चाहिए। आगे देखेंगे इन पे आधारित क्वेश्चंस। वैसे मुझे पता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज की क्लास को हम क्वेश्चन इसी में कर ही लेते हैं। क्वेश्चन इसमें कर लेंगे तो आपको अब तक बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होगी, इसके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बार दोबारा हम इसका रिवीजन देखते हैं। रिवीजन देखें तो सबसे पहले हमने देखा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। डेफिनेशन आपको पता होगी कि जो भौतिक रूप से बदलते हैं ये रासायनिक रूप से बदलते हैं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। फिर ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि वापस चेंज किया जा सकता है, और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन चुका। भौतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं ये हमने बहुत आसानी से देख ली। किसी भी चीज़ को फाड़ना, तोड़ना, बर्फ का पिघलना, जल में बदलना, फिर नमक का घोलना, शक्कर का, घी, सोना, मोम इनका पिघलना, ब्लेड या लोहे के टुकड़े को गर्म करने पर इनका कलर चेंज होना, जैसे धातुओं को पीट के पतली चादर बनाना, बल्ब का जलना, गेहूं मक्का पीसना। सबसे मेन ये जैसे नौसादर, कपूर या आयोडीन, इनका उर्ध्वपातन। उर्ध्वपातन में आपने जो देखे ये सब भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद में आपने देखा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन, क्रिस्टल बनाना। लोहे से चुंबक बनाना भौतिक परिवर्तन है। गर्म करने पर प्लेटिनम के तार का चमकना एक भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग को खींचना, ये सारी चीज भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमने देखे रासायनिक परिवर्तन, जो कि कई सारे रासायनिक परिवर्तन थे, इससे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पलों को ध्यान रखना है, काफी है ये एग्जाम्पल कि भोजन का पाचन, भोजन का पचना, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन में विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो हमने लास्ट में देखी अभी, वो भी क्या था? भोजन का सड़ना, सड़ गए थे, बेड स्मेल जो आ गई थी, वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन के कारण। फिर फलों का सड़ना, किण्वन, किण्वन जो प्रोसेस है ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, जो हमने देखा था चमकदार ज्वाला के साथ जलता है, और व्हाइट कलर का जो उसमें राख प्राप्त होती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त होता है व्हाइट कलर का, वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। फिर कोयला, लकड़ी, पत्तियां किसी का भी जलना, पटाखों का विस्फोट, भोजन सामग्री का दुर्गंध आ जाना, आयोडीन पर मतलब स्टार्च का परीक्षण, जो आयोडीन डाल करके स्टार्च परीक्षण कर रहे हैं, बैंगनी रंग हमें प्राप्त होता है। फिर मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। आपसे सिर्फ मोमबत्ती से पूछा है मोमबत्ती के जलने में क्या है ऑप्शन में? दोनों, कि भौतिक प्लस रासायनिक, तो आपको दोनों करने हैं। मेहंदी का रचना रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको कोई भी ज्ञान दे रहा हो कि इसकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी रचेगी और इसकी मेहंदी कम रचेगी, तो आपको क्या बता देना है कि मेहंदी रचेगी जिसमें ज़्यादा लासोन होगा। लासोन, लाल रंग, लाल रंग से लासोन आप ध्यान रखेंगे, लासोन के कारण मेहंदी रचती है। ओजोन परत जो अभिक्रिया कर रही है पराबैंगनी किरणों से, वो रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं पेड़ पौधे, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का जलना, किसी भी खाद्य सामग्रियों का ऑक्सीकरण होना, पत्तियों से खाद बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का फीता आपने देख ही लिया। फिर कॉपर सल्फेट से जो ये कलर चेंज हुआ, कलर भी आपको ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट नीले रंग का था। उसके बाद में ये जो ब्लेड इसमें डाली, आधे घंटे तक कील डाली, कील डालने के बाद में जब कील निकाली तो वो तो हो गई भूरे रंग की, क्योंकि उसमें कॉपर की परत छा गई। और जो विलियन था, विलियन हो गया आपका हरे रंग का, क्योंकि वो बन गया आयरन सल्फेट। ठीक है। फिर एक परख ने ली थी, उसके अंदर आपने इनको मिला करके जो एक गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड थी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया तो पानी हो गया दूधिया। ये दूधिया हुआ किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। फिर आप देखेंगे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जब वायु और पानी की उपस्थिति हुई तो आपके पास में Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और यह कारण था जंग लगने का। इस जंग लगने से बचाने के लिए आप इस पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिस प्रक्रिया को जस्ते को बोलते हैं यशद लेपन। इस प्रक्रिया जस्ते की जो परत चढ़ाए, सिल्वर कलर का लोहा, आपको जो पाइप होते हैं वो सिल्वर कलर के प्राप्त होते हैं।
ये प्रोसेस कहलाएगी यशद लेपन या गैल्वेनीकरण। इसी तरीके से आपके पास स्टेनलेस स्टील भी बनाई जाती है। आगे और देखेंगे कि चांदी और तांबा जो भी इनका भी रंग चेंज होता है, चांदी हो जाती है काली और तांबा हो जाती है हरा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संशरण। संशरण के बाद में आपके देखेंगे पानी में जो ग्लास में आग लगा दी, आग, तो वो पानी के ग्लास में जो आग लगाई है वो है सोडियम के कारण। सोडियम, पानी के अंदर जब सोडियम डाला तो वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से निकल रही है, वो आपको आग की तरह दिखेगी। जादू से जो सफ़ेद धुआं निकला वो तो आपके पास में धुआं था अमोनियम क्लोराइड के कारण। अमोनियम क्लोराइड का जो धुआं था, अमोनियम क्लोराइड की धुआं, वो सफ़ेद कलर का धुआं प्राप्त हुआ। फिर विकृत गंधी था। विकृत गंधी था जो तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहने पर ऑक्सीकरण कर लेते हैं ऑक्सीजन से, इसलिए उसमें बैड स्मेल आ जाती है, वो विकृत गंधिता होता है। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। चिप्स तो लेना, पर कैसा लेना? हवा वाला। इसके बाद में हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस। तो वैसे आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं चाहता हूँ अगर आप इसका रिवीजन कर लें, एक बार आप इसका रिवीजन कर लें तो क्वेश्चंस को हम कल ले सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, क्वेश्चन ये कम से कम 25 क्वेश्चन होंगे इसमें। हाँ, इसमें कम से कम 24 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके पास में मुश्किल से 10 मिनट के क्वेश्चन है, अगर आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो कल 10 मिनट के अंदर ही हम सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो मिलते हैं हम कल, बस आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो मैंने कहा था आपको क्लास में याद, सीधे की सीधे ऐसी क्लास आपने कभी नहीं देखी होगी, हाथों हाथ साथ के साथ याद। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास आपको इसी तरीके से निरंतर मिलती रहेगी, आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइए, क्योंकि वो क्लास लेट आने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पे मौसम की परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब थी। आप भी देख रहे हैं 2 दिन से पूरे राजस्थान में बारिश हो रही है, जयपुर में भी अच्छी खासी बारिश है, ठंड, उसके अलावा जो ओस गिर रही है। तो हमारे क्या है, टेक्निकल टीम भी थोड़ी ऐसे इधर उधर हो जाती है। और फिर आपके लिए ये पीडीएफ टाइप कराना, पीडीएफ में बहुत सारी गलतियाँ, तो उसको सुधरवाने की वजह से पीडीएफ आपको अभी तक नहीं मिली होगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत जल्द, बस आप हमारे साथ बने रहिए। क्लास कहीं नहीं जाएगी, आपको रेगुलर मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी, पूरी क्लास मिलेगी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, तो दबाइए लाइक का बटन और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।